लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के साथ होंगे, देखते होंगे वीडियोस और अपनी कीमती आरा, जी हाँ, अपने कमेंट्स की सूरत हम तक पहुंचाते होंगे। आज लेक्चरार उर्दू इंटरव्यू सिलसिले का 10वां इंटरव्यू आपके लिए पेश किया जा रहा है। इससे पहले कि हम इधर उधर की बातें करें और फिर कोई आए और कमेंट्स में ये कहे कि सर काम की बातें तो होती हैं लेकिन साथ साथ इधर उधर की बातें बहुत होती हैं, तो चलें इस बात का जवाब बाद में देंगे। लेकिन पहले हम जो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, तो आज का जो इंटरव्यू है वो है इस सिलसिले का 10वां इंटरव्यू। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और इस इंटरव्यू की ख़ास बात ये है कि इसमें इस तरह के सवालात मौजूद हैं जो कि अभी हाल ही में जो ख़वातीन का जो इंटरव्यू हुआ है या इंटरव्यूज़ का अभी सिलसिला चल रहा है। अक्सर व बेशतर कैंडिडेट्स जो हैं, जो मेरी तालबात हैं, वो बताती हैं कि सर जो है फ़लाँ जो क्वेश्चंस हैं, जो सवालात हैं वो हमसे पूछे गए और ये सवालात हमसे पूछे जा रहे हैं। तो मुझे एक तो खुशी ये होती है कि गुज़िश्ता जो भी इंटरव्यूज़ हमने शेयर किए हैं, कई सवालात उन इंटरव्यूज़ से, अब ये तो नहीं है कि इंटरव्यू लेने वाले वो इंटरव्यू देखते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन चूँकि लिटरेचर तो वही है जो आप भी पढ़ते हैं, जो वो साहिबान भी पढ़ते हैं। तो अब लिटरेचर की जो ख़ास जो चीज़ें हैं, जो अदबी मौज़ूआत हैं, उन मौज़ूआत के हवाले से जो ख़ास चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ज़ाहिर है कि फिर उनके हवाले से पूछा जाता है। तो एक कोशिश है इस तरह के सवालात, इस तरह के इंटरव्यूज़ आपके लिए पेश किए जाएँ। आप इन्हें मॉक इंटरव्यू समझिए, आप इन्हें फ़र्ज़ी इंटरव्यू समझिए, आप समझिए कि माज़ी करीब में ये इंटरव्यूज़ हुए हैं। बहरहाल ये जो भी सवालात आपके लिए पेश किए जाते हैं इस सिलसिले के तहत, वो सवालात तमाम सवालात करीब तमाम सवालात इंटरव्यूज़ में कहीं न कहीं इंटरव्यूज़ में पूछे गए होते हैं। ठीक है? तो ज़्यादा तफ़सील में नहीं जाएँगे, बस आखिरी बात ये कि जो भी नाम, शहर और यूनिवर्सिटी का नाम, इस तरह की चीज़ें जो भी शनाख्त ज़ाहिर करती हैं वो हम बदल देते हैं। तो जो भी कैंडिडेट का नाम हो वो फ़र्ज़ी होगा और उसकी जो तफ़सीलात होंगी वो भी फ़र्ज़ी होंगी। तो तारुफ़ को आप फ़र्ज़ी समझिएगा, इससे आइडिया लीजिएगा, बाकी के जो सवालात हैं वो आपके काम की चीज़ें हैं। तो चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। उम्मीदवार, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? पैनल, जी आ जाइए। उम्मीदवार, अस्सलामु अलैकुम सर। पैनल, वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। आपका नाम क्या है? उम्मीदवार, सर मेरा नाम फ़ारिहा है। फ़ारिहा, आप अपने बारे में कुछ बताएं। तो उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मेरे वालिद बैंक में मुलाज़मत करते हैं और वालिदा घर में कपड़ों का काम करती हैं। हम 4 बहनें हैं, बाकी तीनों मुझसे छोटी हैं और पढ़ती हैं। हमारा कोई भाई नहीं था, इसलिए हम बहनों ने शुरू से ही मेहनत को अपना शार बनाया ताकि पढ़ लिख कर इतनी काबिल बन जाएं कि अपने बाबा का सहारा बन सकें और ये साबित कर सकें कि बेटियां भी बाप का सहारा बन सकती हैं। सर मैंने 2011 में एमए उर्दू किया। एमए करने के बाद मैंने मुख्तलिफ़ कॉलेजों में तदरीसी फ़राइज़ सरअंजाम दिए और साथ साथ कमीशन के इम्तिहान लेक्चरार उर्दू की तैयारी भी करती रही। मैं लेक्चरार बनना चाहती हूँ और अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए आज आपके सामने मौजूद हूँ। देखें, जो आपका तारुफ़ होता है ये आपकी पहचान होता है एक तरह से, बल्कि आप अपनी पहचान करवा रहे होते हैं या करवा रही होती हैं। तो तारुफ़ वैसे तो सिर्फ़ ये भी तारुफ़ है कि आप अपना नाम बताएं, शहर का नाम बताएं, अपनी तालीम बताएं और बात ख़त्म। लेकिन आप अगर साथ-साथ कोई ऐसी यूनिक सी चीज़ बताएँगी, कोई ऐसा मुनफ़रिद आप जुमला आप अदा करेंगी और कहेंगी ऐसी कोई बात जो कि सुनने वाले पर अच्छा तासुर छोड़े, क्योंकि तारुफ़ हमेशा इब्तिदा में होता है और इब्तिदाई अगर खूबसूरत होगी, पुरअसर होगी, तो ज़ाहिर है कि इसका अच्छा असर पड़ेगा। इसलिए आपको
देखें जिस तरह इन्होंने अपने बारे में बताया। अब ज़्यादा तफसील में जाएंगे तो कोई साहब या साहिबा आएंगे और कहेंगे कि सर काम की बातें हों सिर्फ़ और इधर उधर की बातें ना हों। तो मैं एक बार आपको मैं ये मशवरा दे दूँगा बहुत एहतराम के साथ, बहुत इज़्ज़त के साथ। देखिए जी, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं और ऐसे भी चैनल्स हैं जो कि दस्त बस्ता गुजारिशात करते हैं, गुजारिशें करते हैं, दरख्वास्तें करते हैं कि जनाब प्लीज़ खुदारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए और इसी चैनल पर आपको दुनिया जहान की बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी। हमारा ये दावा बिल्कुल भी नहीं है और हम आपको बिल्कुल इस तरह की शदीद दरख्वास्त भी नहीं कर रहे हैं कि आप आएँ और लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन ही चैनल पर आएँ और यहाँ पर ही वीडियोस देखें। अगर आपको लगता है, ये मैं सबको कह रहा हूँ, जो भी ऐसे लोग हैं जो तफसील से भागते हैं, जो चाहते हैं कि काम की चीज़ अच्छा मतलब आपको हर चीज़ में जल्दी चाहिए, आप चाहते हैं कि बस काम की चीज़ हमें मालूम हो और हम जो है वो चैनल को बंद करें और चले जाएँ। तो बहरहाल हर किसी की अपनी तरजीहात होती हैं, तो आपकी जो भी तरजीहात हैं, हमारी तरजीहात ये नहीं हैं। तो अगर आपकी तरजीहात हमारी तरजीहात से मुख्तलिफ हैं तो देखें ये चैनल हमारा है और ज़ाहिर है कि जो आपकी चीज़ होती है तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उसको अपने ज़हन के मुताबिक चलाते हैं। तो ये एक ऐसी क्लास है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, ये एक क्लास है और ऐसी क्लास है जिसमें आप अगर बैठना चाहें, आपके पास वक्त है, सुनना चाहें, मोस्ट वेलकम, खुश आमदीद। 4 अगर लफ्ज़ आप यहाँ से सीखेंगे या सीखेंगी तो हमें खुशी होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बेफ़ायदा है तो इसका आसान सा, बिल्कुल आसान सा हल ये है। अच्छा, इस तरह की कमेंट्स जो हैं वो मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं दूसरे और जगह अगर बिल्कुल दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो मगज़मारी करते हैं, उसके बावजूद अगर आपको इस तरह का एक दो बहुत सारे कमेंट्स तो फेवर में होते हैं और बड़ी तारीफ़ करते हैं आप लोग, लेकिन एक दो कमेंट्स अगर इस तरह के आ जाएं तो मज़ा नहीं आता। तो बहरहाल अगर आपको आसान अल्फाज में ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको चैनल पर आकर ये लगता है कि आपके काम की चीज़ें कम हैं तो आप चैनल पर ना आएँ और किसी और चैनल का रुख कीजिए। इस तरह के कमेंट्स ना कीजिए क्योंकि इस तरह हमें अच्छा नहीं लगता और ज़ाहिर है कि ये फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आप कमेंट करें और रिमूव कर दिया जाए, तो ये ना कीजिए। आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल इज़्ज़त हैं। तो आइए इन्फॉर्मेशन लीजिए, मालूमात लीजिए, अगर आपके काम आए तो दुआ दीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ऑनलाइन देखिए। अच्छा जी, दूसरा सवाल, आपकी सोच मुझे पसंद आई। अच्छा, जब इन्होंने कहा कि हम अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहती हैं, मैं और मेरी बहनें, और हमारा कोई भाई नहीं है, तो पैनल ने क्या कहा, आपकी सोच मुझे पसंद आई, बेटियां बेटों से कम नहीं होती, चाहें तो बेटों से बढ़कर वालिदैन का साथ दे सकती हैं। जनरल नॉलेज कैसी है आपकी? अच्छी है सर। जनरल नॉलेज को बेहतर करने की कोशिश करती रहती हूँ, इसके लिए किताबें, टीवी प्रोग्राम्स और अखबारात का मुताला मेरे लिए फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भई हम तो चूँकि उर्दू के हैं, लिहाज़ा इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता अगर जनरल नॉलेज के सवालात, इस्लामियात के सवालात या पाकिस्तान स्टडीज़ के सवालात हम ना बता सकें, यानी जीके हमारी कमज़ोर हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। तब फ़र्क नहीं पड़ता जब आपसे 20 सवालात किए गए उर्दू के और आपने 20 के ऐसे जवाबात दिए कि पैनल खुश हो गया। तो इस सूरत में आपको माफ़ी मिल सकती है। बसूरत दीगर अगर आप बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं देती या देते इस हवाले से कि कोई उर्दू के अलावा भी जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं उनमें से आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मालूमात आप नहीं रखते, तो इसका ये मतलब है कि आपने 17 ग्रेड की अफ़सरी के लिए, इस मुलाज़मत के लिए आपने भरपूर तैयारी नहीं की। ठीक? ये हमारी सोच होती है कि हम तो भाई हमें तो पढ़ाना है, हम तो लेक्चरार हैं, हमारा क्या काम पाकिस्तान स्टडीज़ से, हमारा क्या काम। आप उस ग्रेड को देखिए जिस ग्रेड के लिए आपने दरख्वास्त दी है, जिस ग्रेड के लिए आप वहाँ पर मौजूद हैं, और ये वो पोस्ट है जो गज़ेटेड पोस्ट है, और इस पोस्ट के वाले आदमी को जो ये ग्रेड रखता हो, ये ग्रेड जिसको मिले, उसको ना सिर्फ़ अपने सब्जेक्ट पर कमांड हो, महारत हासिल हो, बल्कि दीगर उलूम के हवाले से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन
उसके पास मौजूद हो। इसलिए आपसे पूछा जाता है, ये सवालात इग्नोर ना कीजिएगा, इनको नज़रअंदाज ना कीजिएगा, नुकसान होगा। ठीक है जी। अच्छा, जनरल नॉलेज की बात हुई तो उन्होंने सवाल क्या किया कि अभी कुछ अर्सा पहले कोविड-19 ने पूरी दुनिया को बड़ा तंग किया। इसका आगाज़ कब और कहाँ से हुआ था? सर, कोविड-19 अक्टूबर 2019 में चाइना के शहर वुहान से फैला और उसने कमोबेश पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। आपने 2011 में एमए किया, तो आपका सीजीपीए क्या था? आप जैसे जीपी कहते हैं कि भाई जब आप अगर रेगुलर पढ़ते हैं, अगर तो आपने रेगुलर एमए नहीं किया फिर तो क्लास होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और कहीं पर दूसरा फार्मूला भी हो सकता है बहरहाल। लेकिन जब आप रेगुलर एमए करते हैं तो फिर उसमें आपको क्या दिया जाता है, वहाँ पर जीपी सिस्टम होता है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम होता है। तो बहरहाल हर किसी का कोई ना कोई जीपी होता है। तो इन्होंने पूछा कि आपने 2011 में, चूँकि इन्होंने रेगुलर एमए किया था, तो इनसे पूछा गया कि आपका सीजीपीए क्या था? आपने जीपी तो सुना है, सीजीपीए नहीं सुना। ये वो सवाल था जो मेरे एक करीबी दोस्त से इंटरव्यू में किया गया था। ठीक है? और ये अक्सर व बेशतर पूछा जाता है। अभी हाल ही में जो मर्द उम्मीदवारों के जो इंटरव्यू हुए हैं, तो उन इंटरव्यूज़ में 2-3 में ये सवाल पूछा गया है और फ़ेसबुक पर मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पर मैंने ख़ुद देखा कि वो इस तरह के सवालात शेयर कर रहे थे कि हमसे ये मालूम किया गया। ठीक है जी, तो इन्होंने क्या जवाब दिया, सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सीजीपीए 3.81। जी हाँ। ये किनका सीजीपीए था? ये था उम्मीदवार का। माशाल्लाह, क्या आप बता सकती हैं कि सीजीपीए किसका मुख़फ़्फ़िफ़ है? जी सर, सीजीपीए से मुराद है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये आप याद कर लीजिए। मैं स्क्रीन को यहाँ पर रोक भी रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें या चाहें तो लिख लें इसको कि सीजीपीए का फुल फॉर्म जिसे हम कहेंगे अंग्रेज़ी में वो क्या है, तो वो आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है जी। ये सवाल पूछा जाता है बिलख़ुसूस उनसे जो कि रेगुलर पढ़े हैं। आपको शायरी पसंद है? अब पैनल कहाँ आ रहा है? अब आ रहे हैं सब्जेक्ट की तरफ। जी सर, पसंदीदगी की वजह क्या है? सर, शायरी इंसानी एहसासात को इस तरह ज़बान देती है कि बात समाअतों से होती हुई दिल तक जा पहुँचती है और शेर अच्छा हो तो फ़ौरी असर भी करती है। सर, बाज़ औक़ात हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हमें मुनासिब लफ्ज़ नहीं मिल पाते या ऐसा ढंग नहीं आता कि जिस तरह वो बात हम कहना चाह रहे हैं वैसे कहें, तो ऐसे में शायरी हमारी मदद करती है। और सर, पसंदीदगी की सबसे बड़ी वजह भी यही है। अच्छा, अच्छा, आपको कौन-सा शायर पसंद है? जब आप ये कह रहे हैं कि मुझे शायरी पसंद है, तो फिर ज़ाहिर है कि आपसे अगला सवाल ये किया जा सकता है कि आपको कौन-सा शायर पसंद है? सर, गालिब मेरे पसंदीदा शायर हैं। गालिब का कोई ऐसा शेर सुनाएँ जिसमें क़दीम तहज़ीब और जदीद तहज़ीब का इम्तज़ाज मौजूद हो। जिस तरह गालिब की एक बड़ी मशहूर गज़ल है, उसका एक शेर है जिसमें ये इम्तज़ाज मौजूद है। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। ये वो शेर है जिसमें जदीद तहज़ीब और क़दीम तहज़ीब का इम्तज़ाज मौजूद है। अगर इस शेर की तशरीह के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, कोई शेर में कोई लफ्ज़ आपको नहीं आ रहा, उसका मफ़हूम जानना चाह रहे हों या ये जानना चाह रहे हों कि क़दीम तहज़ीब और जदीद तहज़ीब का कैसे रंग मौजूद है, तो आप कमेंट में पूछिएगा और इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी वहाँ पर आपको इस हवाले से बताया जाएगा, मुकम्मल तौर पर इस पर बात की जाएगी। और मेरी ये कोशिश है कि आइंदा ऐसी वीडियोज़ भी हों। एक तो असनाफ़ अदब को कवर करने के हवाले से मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ और उसके अलावा मैं ये चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ शुरा जो हैं उनकी कोई एक-एक गज़ल ऐसी हो जिसकी तफ़हीम के हवाले से वीडियोज़ हों, ताकि जिस भी शायर पर बात हो तो उस शायर को आसानी के साथ हम समझ चुके हों और उस पर बात कर सकें। ठीक है जी। तो ये वाला शेर याद कीजिएगा, ये क़दीम तहज़ीब और जदीद तहज़ीब के हवाले से ये शेर है। ठीक है।
ये शेर जिस गज़ल का है उसके मतले में बाज़ीचा अतफ़ाल की तरकीब इस्तेमाल हुई है। ये शेर इमाम मुझे रोके हैं जो खींचे हैं मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। ये शेर जिस गज़ल का है उसके मतलब में बाज़ीचा अतफ़ाल की तरकीब इस्तेमाल हुई है। आप इसका लफ्ज़ी मतलब बता सकती हैं? सर, बाज़ीचा अतफ़ाल का लफ्ज़ी मतलब बच्चों का खेल है। ये वाला शेर तो आपको मालूम होगा ना, आप जानते होंगे, आपको याद होगा। बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब-ओ रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये गज़ल गालिब की सुनी जाती है, तो कोशिश कीजिएगा अगर याद कर सकें तो याद कर लें, बड़े काम की गज़ल है। आपने डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ पढ़ी है? उनकी तारीख़ कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? जी सर, तारीख़ अदब उर्दू उनकी तारीख़ है और इस उन्वान से डॉक्टर जमील जालबी की लिखी हुई तारीख़ जो है वो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। सर, इस तारीख़ की पहली जिल्द मैंने मुकम्मल पढ़ी है, जबकि बाकी की 3 जिल्दों को सरसरी देखा है। ज़ख़ामत, वक़्त की किल्लत और मुश्किल ज़बान के बायस मुकम्मल नहीं पढ़ सकी, लेकिन इंशाअल्लाह पढ़ूँगी। अच्छा, कुछ लोग ख़ुद को बेहतर और अच्छा मुताला करने वाला साबित करने के लिए कह देते हैं कि सर, जी सर, मैंने बिल्कुल अच्छा, आपने ख़रीद भी ली हैं, आपके पास मौजूद भी हैं, आपने सरसरी देखा भी है, लेकिन आपने कह दिया कि जी सर, मैंने पढ़ी हुई हैं। तो जब आपने 4 जिल्दें पढ़ी हुई हैं तो ये आप अगले को क्या तासुर दे रहे हैं कि जमील जालबी को मैंने मुकम्मल उनकी तारीख़ को पढ़ा है। तो अब तो आपसे सवाल जो होगा वो तो उस नौइयत का होगा। अगर तो आपने पढ़ी है फिर तो 1000 बार कहें कि मैंने पढ़ी है। तो अगर नहीं पढ़ी है तो किसी ऐसी मुश्किल किताब या ऐसे मौज़ू के हवाले से कभी भी इक़रार मत कीजिए, ये दावा मत कीजिए कि सर मेरा ये मौज़ू जो है वो मुझे समझा हुआ है या ये जो है ये मैंने कर लिया है, ये किताब मैंने पढ़ ली है। क्योंकि ऐन मुमकिन है कि अगला सवाल जो है वो इससे हो कि जी आप बताएँ कि जो तीसरी जिल्द है उसमें जो फ़लाँ जो अदीब हैं उनके हवाले से जालबी साहब क्या लिखते हैं। तो अब आप क्या बताएँगे? ठीक है। अब ये नावल तो है नहीं कि आपने प्लॉट पढ़ लिया, उसका ख़ुलासा थोड़ा-सा आपने जान लिया और कोई किताब देख ली और तलख़ीस आपके ज़हन में और आप उस पर बात कर रहे हैं, 1-2 किरदारों के नाम आपको मालूम हैं। तो हालाँकि आपको कोई ज़बान पकड़ने वाला शख़्स मौजूद हो, यानी पैनल में कोई ऐसा माहिर मज़मून मौजूद हो, जो ये जानता हो। क्योंकि मुझे मेरा तो ये तजुर्बा है कि जो सब्जेक्ट वाला बंदा होता है ना, वो दूसरे सब्जेक्ट वाले से 5 मिनट गुफ्तगू करेगा, 2 मिनट गुफ्तगू करेगा तो जान लेगा, अगर उसकी तजुर्बे की आँख उसके पास मौजूद है, तो जान लेगा कि अगला जो बंदा है, जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, वो कितने पानी में है। उसके लबो लहजे से, उसके अंदाज़ से वो जान लेता है, ठीक है? तो अगर आपने कह दिया कि मैंने चारों जिल्दें पढ़ी हैं, फिर तो अपनी खैर मनाइए और अगर अगला बंदा ऐसा है, फिर तो आपको पकड़ेगा। अभी मेरी एक तालिबा हैं, उनका हाल ही में इंटरव्यू हुआ और वो बड़ी खुश थीं और माशाल्लाह से उन्होंने कहा कि सर आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपके इंटरव्यू से हमने ये सीखा कि सवाल से सवाल किस तरह होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही ऐसे सवालात मुझसे पूछे गए और सवाल दर सवाल था, यानी एक ही मौज़ू से मैं जो जवाब देती थी, उसी जवाब में से अगला सवाल निकलता था। तो ये देखिए, जिस तरह ये बात हो रही है तो इसको ज़हन में रखिएगा। अच्छा, तो उन्होंने कह दिया कि सर मैंने 1 जिल्द तो मुकम्मल पढ़ी है, जो इब्तिदाई जिल्द है, लेकिन बाकी की जो 3 जिल्दें हैं उनको मैंने सरसरी देखा है क्योंकि ज़ख़ीम बहुत ज़्यादा है और ज़ाहिर है वो पैनल के जो लोग हैं वो तजुर्बाकार हैं, वो जानते हैं कि एक तो उसलूब उस किताब को, उस तारीख़ का बड़ा दक़ीक़ है और मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि जो तालिब इल्म होता है वो हमेशा सहल चीज़ों को पसंद करता है, उसकी तरफ भागता है। एक तो उसके पास वक़्त की किल्लत होती है, दूसरा वो जो भी तैयारी कर रहा होता है वो इम्तिहान के नुक्ता नज़र से कर रहा होता है, तो वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, वो समझ जाते हैं। अगला सवाल पैनल की तरफ से हुआ कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक तारीख़ लिखी थी, उसका नाम क्या है? जी सर, उन्होंने आब हयात के नाम से तारीख़ लिखी, जो कि दरहकीकत तज़किरा और तारीख़ का खूबसूरत संगम है। इस तारीख़ में आज़ाद ने किस क्लासिकी अहद के शायर की हद से ज़्यादा तारीफ़ की है और क्यों? ये सवाल अब उसी तारीख़, क्योंकि आपने कहा कि मैंने पढ़ी है, तो जब अब पढ़ी है तो फिर तो कोई भी सवाल किया जा सकता है। तो उम्मीदवार ने क्या जवाब दिया? सर, आब हयात में आज़ाद ने शेख इब्राहिम ज़ौक़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है।
इस तारीफ़ की अहम और बड़ी वजह यह है कि ज़ौक़ आज़ाद के वालिद के करीबी दोस्त होने के साथ आज़ाद के उस्ताद भी थे। यानी एक तो वालिद के दोस्त थे और दूसरे के आज़ाद के उस्ताद भी थे। और उस दौर के शागिर्दों में और आज के शागिर्दों में ये फ़र्क है कि आज का शागिर्द अगर 4 लफ्ज़ पढ़ जाता है तो और उसे कोई मंज़िल मिल जाती है, तो अक्सर ये देखने में आया है कि वो कहता है कि मैं तो किसी का शागिर्द ही नहीं हूँ, जिसने मुझे पढ़ाया है। उन्होंने मुझे क्या सिखाया, मैं जो बना हूँ मैं ख़ुद अपनी मेहनत से बना हूँ। ये ना कीजिएगा, मेरा मशवरा है, जो भी जिसने भी आपको पढ़ाया, भले उसने आपको पहली क्लास में पढ़ाया, वो उस्ताद जो आपको अलिफ बे लिखना सिखाता था, जिसने सिखाया, और वो उस्ताद जो आपको पीएचडी में कोर्स वर्क करवा रहा है या आपको थीसिस करवा रहा है, दोनों का भले लेवल अलग हो लेकिन दोनों की इज़्ज़त एक सी है, साझी है। वो क्यों है? क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपकी ज़िंदगी की इमारत में हर उस्ताद अपने हिस्से की ईंटें लगाता है। आप कोई एक बड़ी खूबसूरत दीवार हो, कोई एक ईंट दरमियान में से निकाल लें, बाकी की पूरी दीवार बड़ी खूबसूरत हो, कैसा लगेगा? कैसी लगेगी वो दीवार? ज़ाहिर है कि अच्छी नहीं लगेगी, बदनुमा लगेगी। ये एक तरह से एक नक़्स पैदा हो गया उस दीवार में। तो हर उस्ताद ऐसा है, अपने हिस्से की मेहनत करता है आप पर, तो जब कभी किसी मकाम पर पहुँचे तो वो अपने आप को हमेशा उस्ताद का एहसानमंद समझें। और जहाँ कहीं उस्ताद आपको मिले तो अपने उस्ताद की इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आप 4 लफ्ज़ जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और कुछ बनते हैं। मैं इस वक्त भी, जब मैं ख़ुद प्रोफ़ेसर हूँ, मैं अपने ख़ुद को मैं अपने असातिज़ा के पैरों की खाक के बराबर नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ उनके सामने। मुझे जो कुछ आता है, मेरे पास जो कुछ मौजूद है, जितना भी मेरे पास इल्म है, अभी तो इल्म तो समंदर है, हमारे पास क्या होगा, लेकिन जितना भी है बहरहाल ये मेरे असातिज़ा की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे सिखाया और मैं सीखने की और आज आपको सिखाने के काबिल हुआ। तो जो भी उस्ताद है, आप चाहे कहीं पर भी पहुँच जाएँ, ये ना भूलिएगा कि इन लोगों ने आपको पढ़ाया है। ठीक है? तो चूँकि आज़ाद के उस्ताद थे ज़ौक़, तो इसीलिए भी उन्होंने तारीफ़ की। इस तारीख़ में ज़ौक़ की तारीफ़ करके आज़ाद ने हक़ शागिर्दी अदा करने की कोशिश की है सर। अच्छा, जब उम्मीदवार ने ये कहा कि शागिर्द होने का हक़ अदा किया है आज़ाद ने, तो फिर सवाल क्या हुआ कि आप क्या समझती हैं कि ज़ौक़ की जो तारीफ़ की गई है वो दुरुस्त है, या ज़ौक़ इतनी तारीफ़ का हक़ नहीं रखते थे? उम्मीदवार ने क्या जवाब दिया? सर, बिलाशुबा ज़ौक़ बहुत अच्छे और बहुत बड़े शायर थे और वो काबिल तारीफ़ भी हैं, लेकिन इसी आब हयात में ऐसे शुअरा का ज़िक्र भी मौजूद है जो ज़ौक़ से बड़े शायर हैं, लेकिन उनकी तारीफ़ और ज़ौक़ की तारीफ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे गालिब, आप देखें, आज़ाद ने मोमिन का पहले एडिशन में ज़िक्र ही नहीं किया। वजह जो भी रही हो, लेकिन मोमिन आम शायर ना थे सर। ज़ौक़ की तारीफ़ में जो अल्फ़ाज़ आज़ाद ने इस्तेमाल किए हैं, उन्हें एक शागिर्द का अपने उस्ताद को ख़िराज तहसीन पेश करने की शऊरी कोशिश ही कह सकते हैं। यानी देखें, ज़ौक़ का आब हयात का जो पहला एडिशन आया था, उसमें मोमिन ख़ान मोमिन का ज़िक्र नहीं था। कोई वजह बताता है, कोई कहता है कि ज़ाती बुग़्ज़ था, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है आज़ाद ने ख़ुद कहा कि मुझे आप उनके हालात ना मिल सके। और इस बात पर कम यकीन आता है, क्योंकि आज़ाद बड़े मेहनती थे और बड़े शुअरा के उन्होंने हालात जमा किए, उन तक रसाई हासिल की। मोमिन तो एक मशहूर व मारूफ़ जो है वो शायर थे, कैसे मुमकिन था कि उनके हालात तक उनकी रसाई ना हो? लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा और बहुत ज़्यादा जब मुखालफत हुई, एतराज़ हुआ इस तारीख़ तज़किरे पर, तो फिर अगला जो एडिशन आया उसमें मोमिन का हाल मौजूद था। ठीक है जी। या गालिब देखिए, ज़ौक़ से बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन उसके बावजूद गालिब का जिन अल्फ़ाज़ में ज़िक्र है और ज़ौक़ का जिन अल्फ़ाज़ में ज़िक्र है, दोनों का तक़ाबली जायज़ा अगर आप लेंगे तो आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि ज़ौक़ का पलड़ा जो है वो भारी है। वो क्यों भारी है? क्योंकि एक तो वो उनके वालिद यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद के दोस्त थे, दूसरे इनके उस्ताद थे। आज़ाद भी शायर थे, शायरी करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन अच्छे शायर नहीं थे। खाना पूरी करते थे, कोशिश करते थे, लेकिन बहरहाल वो अच्छे शायर नहीं थे। नस्र निगार बड़े अच्छे थे, बल्कि कमाल के नस्र निगार थे। अच्छा,
अगला जो सवाल किया गया वो अमूमन आजकल ये देखने में आ रहा है, बल्कि इस तरह के सवालात होते हैं कि कोई भी एक मिसरा पैनल की तरफ से पढ़ा जाता है और कहा जाता है कि इस शेर को मुकम्मल कीजिए। वो मिसरा पहला शेर का मिसरा भी हो सकता है और दूसरा मिसरा भी हो सकता है। अगर वो पहला पढ़ते हैं तो आपको दूसरा पढ़ना पड़ेगा, अगर वो दूसरा पढ़ते हैं तो आपको पहला पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहरहाल आपकी किस्मत पर है कि कौन सा शेर पढ़ा जाता है और आपने वो सुन रखा है या नहीं सुन रखा है। मैं तो कहता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट लक, क्योंकि अशार तो लाखों की तादाद में हैं। अब क्या मुमकिन है कि जो शेर वो उनके सहन में है, जो उनके नज़दीक मशहूर है, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको याद है, और जो आपको सुनाया जा रहा है वो आपने भी सुना हो, आपको भी याद हो, आपको भी आता हो। ठीक है, तो बहरहाल दुआ कर सकते हैं, इस हवाले से दुआ कीजिए, अल्लाह ज़रूर मदद करेगा। ठीक है जी। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, ये शेर है और ज़ौक़ का शेर है, और इस शेर का अगला मिसरा इनसे पैनल जानना चाह रहा है। जी सर, इसका दूसरा मिसरा है, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। यानी मुकम्मल शेर कैसे हुआ? अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। आपने कहा था गालिब आपको पसंद है, उनका ही एक शेर है, उसका पहला मिसरा आप सुनाएं, मैं दूसरा मिसरा पढ़ता हूँ। कुछ तो पैगाम ज़बानी और है, कुछ तो पैगाम ज़बानी और है। ये गालिब के शेर का दूसरा मिसरा है। पहला मिसरा क्या है? जी सर, इसका पहला मिसरा यूँ है, देखे ख़त मुँह देखता है नामा बर, देखे ख़त मुँह देखता है नामा बर, कुछ तो पैगाम ज़बानी और है। अच्छा जी, अगला सवाल इकबाल के हवाले से है। इकबाल के नज़दीक मर्द मोमिन क्या है? मर्द मुसलमान, मर्द मोमिन के हवाले से आपने इकबाल को पढ़ा होगा। इकबाल ने बहुत लिखा इन दो मौज़ूआत पर। तो बहरहाल सवाल क्या है कि इकबाल के नज़दीक मर्द मोमिन क्या है? आप आसान अल्फाज में एक जुमले में कैसे बयान करेंगे? अब यहाँ पर गलती हमसे ये होती है कि हमसे कहा जाता है कि मुख्तसर बयान कीजिए, या कहा जाता है कि एक जुमला। अब देखिए, जैसे इन्होंने कहा है कि एक जुमले में बयान कीजिए। अब आपको फ़ौरी तौर पर ज़हन में ऐसा एक जुमला बनाना है, ऐसा एक जुमला तरतीब देना है जो पूरे मर्द मोमिन का जो नज़रिया है इकबाल का, इकबाल के नज़दीक जो मर्द मोमिन है वो आप मुकम्मल तौर पर बयान कर सकें। अब इसे कहते हैं हाज़िर दिमागी, हाज़िर जवाबी। तो बहरहाल क्या जवाब दिया गया, याद रखिएगा ये जवाब। इस तरह का कोई सवाल हो तो ये जवाब आप दे सकते हैं, और अगर वाकई इस तरह का सवाल हो और यही जवाब आपको याद हो और ये वीडियो देखकर याद हो, फिर तो हक़ बनता है कि आप जो है वो हमें दुआ भी दें और कमेंट भी करें, और मुकम्मल इंटरव्यू से वापस आकर दोबारा भी देखिए। एक बार तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन जब आप कामयाब हो जाएं तो दोबारा भी देखिए, और ये क्या होगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होगा। ठीक है जी। तो जवाब क्या है? अहकामात खुदाबंदी पर खुलूस दिल के साथ अमल पैरा होने वाला इकबाल के नज़दीक मर्द मोमिन है। सवाल है, मर्द मोमिन इकबाल के नज़दीक क्या है? एक जुमले में बताएं। अहकाम खुदाबंदी पर खुलूस दिल के साथ अमल पैरा होने वाला इकबाल के नज़दीक मर्द मोमिन है। मर्द मोमिन के हवाले से इकबाल का कोई ऐसा शेर सुनाएं जो आपको याद हो। कई शेर हैं, आपको कोई और याद हो तो वो आप वो वाला शेर सुनाइएगा। इनको जो याद था इन्होंने वो सुनाया। जी सर, यूँ तो इकबाल के कई शेर मर्द मोमिन पर मौजूद हैं, लेकिन मुझे ये शेर बहुत पसंद है। कौन सा शेर? कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया है। क्या आप जानती हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू में सबसे पहले पीएचडी किसने की और किस मौजू पर की? जी सर, उर्दू में पंजाब यूनिवर्सिटी से सबसे पहले मोहम्मद सादिक साहब ने
पीएचडी की और उनका मौजू मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हयात व खिदमात था। जिन लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया है, बैचलर किया है, एमए किया है, एमफिल किया है या फिर पीएचडी, तो उनसे ये सवाल किया जा सकता है कि आप बताएं, क्योंकि जिस तरह उर्दू अफ़साने के हवाले से अवलियत का मामला होता है, नावल के हवाले से होता है, शायरी के हवाले से होता है, पहला शायर कौन है, पहली खातून शायरा कौन है, पहला अफसाना निगार कौन है, जदीद तहकीक क्या कहती है, क़दीम तहकीक के मुताबिक क्या है। तो बिल्कुल इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले पीएचडी किसने की है। ठीक है, तो ये याद रखिए किसने पीएचडी की है उर्दू में, मोहम्मद सादिक साहब ने की है और उनका मौजू है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हयात व खिदमात। ठीक है, आपने बतौर सिन्फ गज़ल को पढ़ा होगा, जैसे असनाफ़ अदब में आपने असनाफ़ को पढ़ा है, तो उनसे पूछा जा रहा है कि गज़ल के फ़न को आपने पढ़ा है, सिन्फ पढ़ी है आपने कि क्या होती है, इसमें क्या किया जाता है। तो इस हवाले से बताइए कि मक़ता किसे कहते हैं, मक़ता किसे कहते हैं। अमूमन लोग ये समझते हैं कि आखिरी शेर जो है वो मक़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं और उनकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है। अगर कोई पूछता है कि अच्छा आखिरी शेर हो लेकिन उसमें तखल्लुस ना हो तो मक़ता होगा, क्योंकि क़ता तो हो रहा है वहाँ पर, ख़त्म तो हो रही है गज़ल वहाँ पर। तो कहते हैं जी जी होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप देखिए जवाब क्या है। सर, गज़ल का ऐसा आखिरी शेर, गज़ल का ऐसा आखिरी शेर जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया हो, मक़ता कहलाता है। अगर शायर का तखल्लुस शेर में इस्तेमाल ना हुआ हो और शेर भी आखिरी हो तो मक़ता नहीं कहलाएगा। यानी अगर शेर आखिरी हो, गज़ल उस शेर के बाद उस शेर पर ख़त्म हो रही है और उसमें इत्तफ़ाक़ से शायर का नाम नहीं है, तखल्लुस नहीं है, तो क्या मक़ता होगा? तो उम्मीदवार ने क्या जवाब दिया, जी सर, ऐसा शेर आखिरी तो होगा लेकिन मक़ता नहीं कहलाएगा। आप सिर्फ ये याद रखिए कि हर वो आखिरी शेर गज़ल का हर वो आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस यानी शायराना नाम मौजूद हो वही मक़ता होगा। अगर आखिरी शेर होगा, भले गज़ल ख़त्म हो रही है लेकिन शायर का नाम नहीं होगा, उसे मक़ता समझा नहीं जाएगा, उसे आखिरी शेर कहा जाएगा। ठीक है जी। मक़ता की कोई उम्दा मिसाल पेश कीजिए। बात हो रही थी मक़ता पर, गज़लें तो आपको याद हैं, लेकिन अब कोई ऐसी गज़ल जिसमें शायर का तखल्लुस भी मौजूद हो। और इस हवाले से मेरा मशवरा ये है कि अमूमन लोग गालिब, मीर और इस तरह आतिश और इस तरह के लोगों का जो भी शोरा हैं, जो कदीम और मशहूर शोरा हैं, उनके अशार सुनाते हैं। जब अपनी पसंद पर, आपकी पसंद पर छोड़ा जाए तो हमेशा कोशिश करें कि मुनफ़रिद नाम लें, नया नाम लें, या अगर नया नाम ना भी हो तो ज़ाहिर है कि रूटीन से हट कर हो, ताकि सुनने वाले को ये लगे कि ये रटा रटाया वाला मामला नहीं है और ये पढ़ते हैं। ठीक है, जिस तरह ये अहमद फ़राज़ की गज़ल का मक़ता सुना रही हैं। हालांकि मीर के कई शेर हैं जिनमें, या गालिब के कई शेर हैं जिनमें गालिब मक़ता में मौजूद है, इस तरह आतिश के कई शेर हैं, लेकिन जदीद गज़ल के हवाले से अहमद फ़राज़ का बड़ा नाम है। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि आप जदीद गज़ल को भी पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या जवाब दिया, जी सर, अहमद फ़राज़ की गज़ल का मक़ता है, पागल हुए जाते हो फ़राज़ उससे मिले क्या, पागल हुए जाते हो फ़राज़ उससे मिले क्या, इतनी सी खुशी से कोई मर भी नहीं जाता। पागल हुए जाते हो फ़राज़ उससे मिले क्या, इतनी सी खुशी से कोई मर भी नहीं जाता। देखें, ये आखिरी शेर भी है लेकिन साथ साथ इसमें अहमद फ़राज़ का तखल्लुस फ़राज़ भी इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे आखिरी शेर को हम मक़ता कहेंगे। हुस्ने तालील, सनत हुस्ने तालील क्या है, इसकी शेरी मिसाल पेश करें। सर, शेर में शायर किसी चीज़ के होने का ऐसा सबब बयान करे जो हकीकत में दुरुस्त ना हो लेकिन सुनकर अच्छा लगे और दुरुस्त होने का गुमान हो। यानी सबब जो बयान किया जाए वो सबब हो नहीं, यानी वो सबब ना हो और हकीकत की आंख से देखें तो 100% वो गलत हो, लेकिन तसव्वुर की आंख से देखें, दिल की आंख से देखें तो हमें लगे कि
चलें गलत तो है लेकिन अच्छा लग रहा है कि ये सबब है, ठीक है। वो वजह ऐसी आपको बतानी है कि वजह हालांकि गलत होगी और सुनने वाले को 100% यकीन भी होगा 100% कि गलत है, लेकिन फिर भी यकीन करने को दिल चाहेगा। तो ऐसी सनत को सनत हुस्न तालील कहते हैं। अच्छा, इस शेर में सनत, ये वाली सनत बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल की गई है। कौन सा शेर? बेसबब ज़लज़ला आलम में नहीं आता है, बेसबब ज़लज़ला आलम में नहीं आता है, कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा। बेसबब ज़लज़ला आलम में नहीं आता है, कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा। सर, शेर में ज़लज़ले का जो सबब बताया गया है वो हकीकत में नहीं है। यानी देखें, कोई मरने के बाद ज़ेरे ज़मीन कब्र में खाक के नीचे तड़पे और उसकी तड़प ऐसी हो कि ज़लज़ला आए कि साइंस इस बात को नहीं मानती। साइंस तो क्या मानेगी, लेकिन हम लोग भी नहीं मानते, कोई भी नहीं मानता इस बात पर, ये काबिल यकीन है ही नहीं, ठीक है। लेकिन शायराना निगाह से देखें कि कोई आशिक महबूब से बिछड़ा हुआ है और उसका इंतकाल हो गया, वो ज़ेरे ज़मीन है और बेताब है वो, या किसी भी वजह से बेताब है और वो तड़प रहा है, तो उसके हिलने जुलने से, तड़पने से जो ये जो ज़मीन है जो मूव हो रही है, तो उसको ये लग रहा है कि जैसे वो शख्स मूव हो रहा है, वो तड़पने वाला तड़प रहा है, इधर उधर हो रहा है। तो ज़लज़ले में भी यही आलम होता है ज़मीन का कि इधर से इधर हो रही होती है, हिल रही होती है। तो वो हिल रहा है तो ज़मीन भी हिल रही है, तो उसको शायर को ये लगता है। हालांकि ये वजह ज़लज़ले की नहीं होती, कई और साइंसी वजूहात हैं या अक़ली वजूहात हैं, ठीक है। तो लेकिन सुनने में ये वजह अच्छी लग रही है। या इसी तरह आप एक शेर देखें गालिब का कि सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, यानी सारी नहीं, कुछ सूरतें ऐसी हैं जो कि क्या बन चुकी हैं, लाला व गुल बन चुकी हैं। सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। कैसे हसीन चेहरे मरने के बाद इस खाक में दफन हुए हैं कि जो मरने के बाद भी उनका हुस्न ऐसा है कि जो गुले लाला की सूरत जो है वो ज़मीन से निकला है और फूटा है। तो ये देखें, अब ये इन्होंने वजह बताई है गुले लाला के खिलने की और मुख्तलिफ़ फूलों के खिलने की, कि ज़रूर ये वो लोग हैं जो कि हसीन थे और उनका इंतकाल हो गया और वो मर गए, ठीक है। अब ये ऐसी वजह है जो कि अक्ल की आंख से देखें तो ज़ाहिर है कि झूठ लगेगा, लेकिन अगर आप इसको शायराना निगाह से देखें, तसव्वुर की आंख से देखें, तो वजह कितनी हसीन मालूम हो रही है। तो हुस्न तालील आपसे पूछा जाए, इस हवाले से पूछा जाए, तो ये दो शेर आपके सामने हैं। अब अहम सवाल, आपको क्यों मुंतखब किया जाए? अगर आपसे पूछें तो आपका जवाब क्या होगा? सबसे ये सवाल नहीं करते, अक्सर से करते भी हैं। तो अगर आपसे सवाल किया जाए तो देखें कि ये जो तालिबा हैं, इनसे जो सवाल किया गया तो इन्होंने क्या जवाब दिया। सर, मैं मेहनत मुसलसल पर यकीन रखती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये मेरी ऐसी ख़ुसूसियत है जो इस मुलाज़मत के लिए लाज़िम है, जिसके हुसूल के लिए मैंने दरख्वास्त दे रखी है। मैं कॉलेज के तलबा व तालिबात की सतह पर आकर पढ़ाने का इरादा रखती हूँ ताकि जो कुछ मैं पढ़ाऊँ वो आसानी से समझ लें। ये अहम खूबी मैंने अपने असातिज़ा में देखी और मैंने अपना ली। सर, ये मुलाज़मत मेरे लिए सिर्फ़ ज़रिया माश नहीं बल्कि ये मेरा शौक़ भी है, और कौन नहीं चाहता कि जो उसका शौक़ हो वही उसका ज़रिया माश बन जाए। अगर मज़ीद सादा लफ्ज़ों में कहना चाहूँ तो ये कहूँगी कि मुझे उर्दू ज़बान व अदब से प्यार है और मैं तलबा के अंदर अपनी ज़बान के लिए प्यार पैदा करने की कोशिश करूँगी। अच्छा जी, जब आपसे पूछा जाए कि आप को क्यों मुंतखब किया जाए, तो आप अपनी मर्ज़ी का जवाब जो भी आपको लगता है, एक तो सबसे बेहतर तो जवाब वो है, लेकिन उस जवाब में ऐसी कोई यूनिक वजह होनी चाहिए, ऐसा रीज़न होना चाहिए जो कि सुनकर मैं हमेशा इस बात पर ज़ोर देता हूँ और आपको एहसास होगा जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके कहे हुए अल्फाज, देखिए
इंटरव्यू क्या है? अल्फाज का मजमूआ है ना। आपके जहन में जो कुछ है उसको आपने अल्फाज में तब्दील करना है और फिर अगले की समातों तक, पैनल की समातों तक पहुंचाना है। अब आप किन अल्फाज में पहुंचाते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, इट्स अप टू यू। ये तय करता है कि आपने कामयाब होना है या नहीं होना है। मेहनत बहुत से लोग करते हैं, नॉलेज भी बहुत लोगों के पास होती है, मालूमात, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग पास हो जाते हैं, इससे लोग कामयाब हो जाते हैं जिनकी आपसे मालूमात भी कम होती है, या पर्सनैलिटी भी आपकी ज़्यादा अच्छी है, उनकी पर्सनैलिटी कुछ कम होती है या कुछ आपसे ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उसके बावजूद वो कामयाब हो जाते हैं, लेक्चरार बन जाते हैं। क्यों भाई, आप हैरान होते हैं? तो इसमें हैरान होने के अलावा एक बात वो और भी होती है जो आप गौर करें तो आपको मालूम होगी। और वो बात क्या है? वो बात ये है कि अक्सर लोग अपनी सोच को, अपने ज़हन में मौजूद मालूमात को बेहतर अंदाज से ज़हन में तरतीब देकर, और ये सेकंड्स में वो ये काम करते हैं, बेहतर अंदाज से बोलने का हुनर रखते हैं। लबो लहजा उनका बड़ा खूबसूरत होता है। मुसज्जा मुक़फ़्फ़ा ज़बान इस्तेमाल करते हैं, या अगर सहल ज़बान भी इस्तेमाल करें, सलीस उर्दू में गुफ्तगू करें, उसके बावजूद उनकी गुफ्तगू ऐसी अच्छी होती है, इतनी खूबसूरत और दिलावेज़ होती है कि जो पैनल के जो मेंबरान होते हैं वो बड़े मुतासिर होते हैं। एक बात याद रखिएगा, और ये आखिरी बात है, उसके बाद हम इंटरव्यू हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, कि आपके अंदर ढूंढें, तलाश करें कि आपके अंदर अच्छा क्या है जो दूसरों के अंदर नहीं है, या उस अंदाज में, उस मिक़दार में, उस तरह मौजूद नहीं है जिस तरह आप में है। अगर आप में कोई चीज़ मुनफ़रिद नहीं है औरों के मुकाबले में, तो आप पहले तो खुद से सवाल कीजिए कि आप क्यों पास हों? आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए, किसी और को क्यों नहीं किया जाए? जबकि आपके पास भी वही काबिलियत मौजूद है, किसी और के पास भी वही है। तो कोई भी एक, या तो आप बहुत अच्छा बोलने वाले हों, या तो आपकी जो है वो मालूमात बेइंतहा और लामहदूद हो, बहुत वसी हो, बेहतरीन अंदाज से आप अपनी मालूमात उनके आगे पेश करें, या अगर आप डेमो दे रहे हैं तो वो बेहतरीन अंदाज़ हो आपके पास, टीचिंग टेक्निक्स जो हैं वो आपके पास बेहतरीन होनी चाहिए। यानी कोई आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपको देखकर ही लगे कि जनाब ये तो लेक्चरार लग रहे हैं। और जब आप अपनी तरफ से अपनी मालूमात, ज़ाहिर है कि आप टेस्ट क्लियर करके आए हैं, आप सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मालूमात हैं, तो उसको आप पहुंचा सकें। तो ये तमाम, यानी ऐसी तमाम चीज़ों पर गौर कीजिए। पर्सनैलिटी का नंबर सबसे आखिर में आता है, ठीक है? तो पहले आपका टैलेंट चेक किया जाता है। आप किसी फैशन शो में नहीं जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। ना जो पैनल बैठा हुआ है वो भी ये समझ रहा है कि इन्होंने कॉलेज में पढ़ाना है, इन्होंने रैंप वॉक नहीं करना है, ताकि हम जो क्राइटेरिया रखें ज़हन में, जो उन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है कि किस पर, हाँ, पर्सनैलिटी के मार्क्स होते हैं, और बिल्कुल होते हैं। ये चीज़ अच्छा तासुर छोड़ती है, ये मददगार होती है। लेकिन अगर बेहतरीन पर्सनैलिटी के साथ आप वहाँ जाएं और बाकी आपका हाल पूरा हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सिलेक्ट होना चाहिए। तो मेरी तरफ से जो मशवरा है वो ये है कि सबसे पहले नॉलेज, मालूमात, आपके सब्जेक्ट के हवाले से आपकी महारत, उसके बाद बेहतरीन अंदाज़े गुफ्तगू आपको ये नुमायाँ करता है, ठीक है? आपका तलफ़्फ़ुज़, आपका लबो लहजा, ये तमाम चीज़ें, और फिर ज़ाहिर है कि फिर पर्सनैलिटी, ठीक है जी। उसके बाद ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है और ये उनसे कह रहे हैं कि गुड लक फ़ारिया, आप जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो आज का इंटरव्यू अपने इख्तिताम पर पहुंचा। वो साहब या साहिबा बड़ी नाराज़ होती होंगी, जिन्होंने पहले भी कमेंट किया था कि सर काम की बातें कम होती हैं और इधर-उधर की बातें ज़्यादा होती हैं। तो जनाब चलें, आप यूँ समझें कि इधर-उधर की बातें हैं, लेकिन अगर अब तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो फिर मैं फिर कहूँगा कि 40 मिनट 50 मिनट की क्लास होती है। ये भी 40-50 मिनट का एक आम सी वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगे तो देखें, नहीं लगे तो ना देखें और कहीं और जाएँ। ये मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप के कमेंट्स इस तरह की कभी-कभी आ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि बार-बार आपको क्या समझाना, तो ये ना करें। और अगर आपके पास वक़्त है तो इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको लगे कि ये आपके काम की वीडियो है तो ज़रूर इसको ऑनलाइन प्ले कीजिएगा। अगर नेट अनलिमिटेड है तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन प्ले कीजिए। हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी
ये जो हमारा जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाने में आपकी ये वाली सपोर्ट यानी ऑनलाइन देखना। अच्छा, एक और अहम बात वो करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके काम की और मेरे काम की वो बात ज़्यादा है। वो बात क्या है, ये आखिरी बात, उसके बाद हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। ठीक है, वो बात ये है कि चैनल पर माशाल्लाह से इस वक्त तक 875 सब्सक्राइबर्स की तादाद पूरी हो चुकी है। बाकी यूँ समझिए कि 125 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। आपके पास जितने मोबाइल्स हैं, आपके दोस्त जितने हैं, आप उनके साथ हैं, शाम की चाय पी रहे हैं, उनके मोबाइल से सब्सक्राइब कर लीजिए, या कहीं और से अपने दोस्तों से, उर्दू वालों से चैनल को शेयर कीजिए। 125 सब्सक्राइबर्स पूरे होते ही हमें एक फ़ीचर मिलेगा। हम का सिर्फ मेरा नहीं है, ये चैनल आपका भी है, मेरा भी है, हम सबका है। तो यहाँ पर हम लाइव क्लासेस का आगाज़ करेंगे। आपको जिस तरह कि हमारा मकसद है कि आपको किसी एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर पर ही यूट्यूब चैनल की सूरत, लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन की सूरत आपके पास एक एकेडमी होगी। जितना मेरा इल्म है, जिस कदर मुझे आता है, जितना भी आता है, जितना थोड़ा आता है, ठीक है, बहुत से लोग मुझसे ज़्यादा काबिल होंगे, हैं भी, ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे जितना दिया है मैं सीखने की चाह हूँ। तो आप सबके लिए लाइव क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा, उसमें आप लाइव सवालात कर भी सकेंगे, और हम आपके लिए लोगों को जिनके इंटरव्यूज़ हुए हैं उनको लाइव पेश भी करेंगे ताकि वो आपसे बात कर सकें। तो लाइव फीचर मिलेगा जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे। इसीलिए आप ये ना समझिएगा कि मैं ये चाह रहा हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हों और फिर जो है वो यूट्यूब से मुझे पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल 1000 सब्सक्राइबर्स पर पैसे नहीं मिलते, और ना ही व्यूज़ पर मिलते हैं। ये एक और दुनिया है, और इसके लिए कम से कम उर्दू वाले जो चैनल होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है पैसे कमाना। तो पैसे कमाना मेरा अव्वलीन मकसद नहीं है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत है और मैं मेहनत कर रहा हूँ, जितना मैं आगे बढ़ सका आपकी दुआओं और आपकी सपोर्ट के साथ तो बढ़ूँगा, लेकिन 125 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। अपना ख़याल रखिएगा, हमारे चैनल का ख़याल रखिएगा, सब्सक्राइबर्स जितने कर सकें तो कीजिएगा। अगली वीडियो इंशाल्लाह अनकरीब पोस्ट की जाएगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको कमेंट इस पर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।